हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया में के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समकालीन दक्षिण एशिया के क्षेत्र। तो पहले मैं दक्षिण एशिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। दक्षिण एशिया देश है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को इंगित करके एक पद दिया गया जिसे दक्षिण एशिया बोला जाता है। ठीक है। मतलब इनमें ये सारे देश आते हैं। इन सारे देश में मतलब एक दूसरे से इन देशों की निराशा भी है, शंका भी है ना, लेकिन तब भी ये लोग विश्वास के साथ साथ बसते हैं। मतलब एक ही इनका पद ये है दक्षिण एशिया देश, इनमें ये देश आते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसमें विशिष्ट प्राकृतिक के बारे में बताया गया। मतलब क्या क्या चीज़ें सुंदर बनाती है हमारे दक्षिण एशिया देश को। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, एक मिनट मैंने थोड़ा गलत कर दिया है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे जो भारत है वो हमारा हमेशा से लोकतांत्रिक ही रहा है। ठीक है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र रहा। बांग्लादेश पाकिस्तान में से ही निकला था। ठीक है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद दो सरकार बनी थी। कौन कौन सी? पहली थी बेनजीर भुट्टो, दूसरी थी नवाज शरीफ। ठीक है। अब इसमें क्या है, 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ था। सैनिक तख्तापलट बेटा जैसे मतलब वो, एक मिनट, मतलब पॉलिटिकल चेंज नहीं आता, जैसे मतलब अभी इसकी सरकार थी, अब इसकी सरकार होगी। ठीक है। सैनिक तख्तापलट हुआ। उसके बाद 2008 में लोकतंत्र आया यहाँ पे, है ना, पाकिस्तान में। फिर 2006 में संवैधानिक लोकतंत्र बना था। मतलब 1999 में क्या हुआ था, सैनिक तख्तापलट हुआ था। 2006 में संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा या रानी जिस पे देश पे वो करते हैं, अपने उस पे राज्य पे कानून वगैरह बनाते हैं। कानून संवैधानिक राजतंत्र में राजा या रानी नहीं बनाते, कानून वहाँ के लोग बनाते हैं, और ये लोग मतलब एकता बनाए रखते हैं लोगों में। ठीक है। और 2008 में ये भी खत्म हो गया था पाकिस्तान में। तो देख लो क्या क्या हो रहा है दक्षिण एशिया में लोकतंत्र। ठीक है। अब हम एक मिनट अब हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र पढ़ेगी, बांग्लादेश की लोकतंत्र को पढ़ेगी, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र कैसा कैसा था वो पढ़ेगी, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। ठीक है। और लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेगी। पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद जो देश के जो शासन थे उसमें भागदौड़ थी, जिसको संभाला किसने है, जनरल अयूब खान ने। ठीक है। उसके बाद काफी वो जो जनता थी वो काफी चीज के खिलाफ थी कि इन्होंने क्यों संभाला, है ना। फिर ये हट गए थे वहां से, अयूब खान, है ना। फिर किसके हाथ में गई, याहिया खान के हाथों में भागदौड़ संभाली, है ना। सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। यह MCQ में आएगा। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। जो पाकिस्तान में जो पूर्वी हिस्सा था
उसको बांग्लादेश ने अलग कर दिया था कि और बांग्लादेश कहलाए, क्योंकि वहाँ जो पाकिस्तान था, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे ना, तो पाकिस्तान के जो लोग थे वो उर्दू भाषा का दबाव दे रहे थे बांग्लादेशी लोगों पे, इसलिए बांग्लादेश वाले जो जनता थी वो अलग होना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1973 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इसी सरकार को गिरा दिया। देख रहे हो पाकिस्तान का। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक ने लोकतंत्र को मतलब समर्थक बना कि लोकतंत्र होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, और 1988 में एक बार फिर से बेनज़ीर भुट्टो ने ये चीज़ संभाली। फिर से बेनज़ीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक सरकार करी और 1999 में ये कामयाब रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया, क्योंकि वहाँ की जो सरकार मतलब वहाँ की जो जनता वगैरह थी वो काफ़ी हावी थी, वहाँ की सेना काफ़ी हावी थी पाकिस्तान में, इसलिए इतना लोकतंत्र जो था वो टिक नहीं पा रहा था वहाँ पे। ठीक है, 2001 में परवेज नवाज शरीफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करा। ठीक है, पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपनी शासन के लोकतंत्रिक को जगाने के लिए चुनाव करवाए, मतलब वोट भी हुआ था कि लोकतांत्रिक हमारी वो हो जाए, तांत्रिक देश हो जाए। ठीक है, डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन आ नहीं पा रही थी, मतलब इतना इन लोगों में टफ था, है ना। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के कारण है। अब इसमें है रीज़न क्या क्या है, एक मिनट। सेना, धर्मगुरु, भूमि स्वामी और सामाजिक दबदबा। सामाजिक मतलब जनता काफ़ी थी। सेना का ये मानना था कि नहीं, सैनिक शासन होना चाहिए ना। धर्मगुरु जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, आपने हिस्ट्री के में पढ़ा होगा, चर्च वगैरह के, या वो मुसलमानों में क्या होता है, वो मस्जिद वगैरह में जो होते हैं धर्मगुरु, वो नहीं चाहते थे। भूस्वामी मतलब जैसे अगर हमारी ज़मीन है तो ये हम सरकार को ज़मीन कैसे देते हैं ना, ऐसे में था। सामाजिक दबदबा काफ़ी था, इसलिए तो लोकतंत्र बन नहीं पा रहा था वहाँ पे। अब है बांग्लादेश में लोकतंत्र। उन्नीस से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, है ना। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान ये क्षेत्र बन गया और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पश्चिमी जो पाकिस्तान था उस पर पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि दबदबा दे रहा था कि उर्दू भाषा का, उसके ये लोग खिलाफ थे, है ना। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना स्टार्ट कर दिया था। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन ने अपना नियोजित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग की कि हमारा ये धर्म है, हमारी ये भाषा है, इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, ये मैं नहीं करूँ तो ही अच्छा है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। ठीक है, ये एक आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा रानी नेपाल को संभालती थी, है ना। जैसे हमारे मुगल में भी राजे ने संभाला है,
संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता में ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। मतलब जो लोग थे, आम जनता थी, वो आवाज़ उठाते थे लोकतंत्र के लिए, लेकिन राजा और सेना की सहायता ने के शासन पर नियंत्रण था। मतलब जो राजा थे और जो सेना थे, है ना, उन्होंने इनके जो आम जनता की जो आवाज़ होती है वो दबा दी थी। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा है और समस्याओं से भरा हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम से भरा हुआ है ना। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी क्या होता है? मतलब माओवादी मतलब वो वैसे लोग नहीं होते हिंसक क्रांति की, मतलब अच्छा ये चीज़ चाहिए वरना हम हथियार उठा लेंगे, वही थे। और वो नेपाल के कई हिस्सों में थे, है ना, कई हिस्सों में फैले हुए थे। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया, है ना। 2000 अप्रैल में क्या हुआ था बेटा? अप्रैल में 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। मतलब लोकतंत्र के लिए काफ़ी लोगों ने वो बातें की। मतलब काफ़ी लोग तो राजा के टाइम से ही बातें करते थे, लेकिन काफ़ी समर्थक, मतलब काफ़ी सपोर्टर्स वहाँ मिले थे उस टाइम पे, है ना। जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल में संविधान अपनाया। कब अपनाया? 2015 में। इतना लेट। अब हम देखेंगे श्रीलंका में क्या है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष है और वहाँ पे सेनली कौन थे? सेनली यानी बहुत काफ़ी संख्या वाले जो लोग थे श्रीलंका में, जो श्रीलंका वाले लोग ही थे। और तमिल ऐसे थे जो अल्पसंख्यक, जिनकी कम जनसंख्या थी, है ना। और सही, अब सेनली राष्ट्रवादियों का क्या मानना था कि श्रीलंका में जो तमिल है उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। रियायत मतलब कोई चीज़ है, जैसे भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको छूट दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में छूट दी जाती है ना, या काफ़ी चीज़ों में भी दी जाती है पिछड़ी जातियों को। लेकिन श्रीलंका में ये नहीं था। उनका मानना ये था कि वो तो तमिल वाले हैं ना, तो वो श्रीलंका के हैं नहीं, तो इन्हें कोई छूट वगैरह नहीं देनी चाहिए, है ना। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका सेना के साथ संघर्ष कर रहे थे। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की कि श्रीलंका में जो तमिल जो लोग हैं इतने सारे, उनका एक अलग देश होना चाहिए, है ना। 1987 में भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले के लिए अपनी सरकार भेजी थी, भारतीय सेना भेजी थी। 1987 में 1987 में भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले के लिए भारतीय सेना भेजी, है ना, श्रीलंका जनता के लिए। लेकिन 1989 में भारत ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। अब वापस किस लिए बुलाई थी? क्योंकि श्रीलंका में जो लोग थे उन्हें लगता था कि भारत हमारे मसले में दखलंदाजी कर रहा है, इसलिए, ठीक है। 2009 में लिट्टो को ख़त्म कर दिया गया। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपना अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अब उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण मतलब अपनी कंपनियां खोलना, मुक्त व्यापार। मतलब इस देश से हम दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं, बाजार खुल गया। तो सबसे पहला कौन था? श्रीलंका। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। 1948 से आज तक श्रीलंका में लोकतंत्र है, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या संघर्ष है हम वो देखेंगे। मेन 4 ही है, जैसे कश्मीर मुद्दा, परमाणु हथियार की होड़, भारत पर आतंकवाद हमले, सिंधु नदी जल बंटवारा। ये काफ़ी पता होगा सबों को। कश्मीर मुद्दा क्या है? कश्मीर मुद्दा 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हुए थे, है ना, जिसका जम्मू हमारे पास था, कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया था। हमारे बीच में एक नियंत्रण सीमा रेखा भी है ना। पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना।
अब हम देखेंगे परमाणु हथियार की होड़ क्या है ना। 1990 के दशक में दोनों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए। कब हासिल कर लिए थे? 1990 में, है ना। 1998 में भारत ने पोखरण, मतलब पाकिस्तान में जो पोखरण जो जगह है वहाँ पे परमाणु परीक्षण, मतलब परमाणु बम अपने गिराए थे। और पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पे गिराए थे, है ना। भारत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोध अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। भारत ने यह आरोप लगाया कि जो खुफिया जो एजेंसी है वहाँ से पाकिस्तान भारत में अपने उन्हें आतंकवाद वगैरह को भेजता है ना। अब हम देखते हैं सिंधु नदी जल बंटवारा। सिंधु नदी जल बंटवारा है ना। एक मिनट में 1960 तक दोनों के बीच विवाद हुए, जैसे अभी हमने पढ़ा। 1960 में विश्व बैंक की मदद से दोनों में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए। ये अब भी कायम है, मतलब अभी भी लेके इनको लेके विवाद होते रहते हैं, छोटे मोटे विवाद है। बल्कि सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए गए हैं। जो विश्व बैंक है उसने करवा दिए गए कि इनकी मतलब लड़ाई विवाद वगैरह ना हो, लेकिन तब भी होते हैं सिंधु नदी को लेके, है ना। अब भारत और उसके पड़ोसी देश, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, यही इंपॉर्टेंट है तो मैंने यही करा। अब बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ेंगे। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। ये भी कई मुद्दों पे लड़ते हैं। जो कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के लिए। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कई कारण हैं। बांग्लादेश से, क्योंकि भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी, जो इस्लामी जो लोग हैं जो भारत में बहुत बार घुस आते हैं, है ना, उसमें भारत ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान उसमें शामिल है ना। और म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देने जैसे फैसले शामिल है। मतलब जो बांग्लादेश है वो भारत के जो प्राकृतिक गैस है उसे मतलब बेचने नहीं देता। निर्यात मतलब बेचना होता है, ठीक है, इसे शामिल है। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर मतलब सहयोग भी करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान इनके आर्थिक जो संबंध थे वो ज़्यादा बेहतर हुए, भारत और बांग्लादेश के। अब हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल में तो मतलब काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं भारत और नेपाल के, है ना। और दोनों के बीच एक संधि भी हुई है बेटा। इस संधि में दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। मतलब आप जाके नेपाल में कोई सा व्यापार कर सकते हैं, है ना, मुक्त व्यापार है, उसमें कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। दोनों देशों के बीच अतीत में मनमुटाव देखे गए हैं। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की जो सरकार है वो नेपाल के अंदरूनी मतलब आंतरिक मामले, जो नेपाल के जो मामले होते हैं उनमें दखल देती है भारत की सरकार, और उसके नदी जल और पुनः बिजली पर आग गड़ाए बैठे हुए। इसका मतलब ये है कि भारत की जो सरकार है उनकी बिजली वगैरह और नदी वगैरह को देखते रहते हैं, ये सब, है ना। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार वैज्ञानिक, है ना, सहयोग पर साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और मजबूत ही होगा ये। अब हम पढ़ेंगे
एक मिनट मैं श्रीलंका वाला मैंने वो नहीं करा। हम इसका शार्क के बारे में पढ़ते ही मैंने वो करा नहीं था। शार्क क्या है? दक्षेस शांति और सहयोग के लिए बनाया गया था, है ना। दक्षिण एशियाई देशों में बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। दुर्भाग्य से विभेदों के मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने विभेद भी किए। दक्षेस के जो सदस्य थे वो 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत किए थे। ठीक है, अब हम इधर का पढ़ेंगे। यदि दक्षिण एशिया में सभी देश अपना सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बनी रहेगी, है ना। मुक्त व्यापार के लिए अगर अनुमति हो तो शांति और सहयोग हमेशा बना रहेगा। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साप्ताह के पीछे यही भावना कायम कर रही है कि मतलब मुक्त व्यापार होने दिया जाए। इस समझौते पर 2004 पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। लक्ष्य क्या है? इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाली सीमा शुल्क जो है, टैक्स वगैरह, उसे कम कर दिया जाए। जैसे हमने इस चैप्टर में देखा कि इतने सारे मतलब श्रीलंका में कैसा लोकतंत्र था, बांग्लादेश में कैसा था, बांग्लादेश और भारत के बीच के रिलेशंस क्या थे, है ना। श्रीलंका में जातीय संघर्ष था। ठीक है, अब हम इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम इसी पे ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।